हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग को मैं सलाम करता हूं, सुबह की गुड मॉर्निंग। तो इसी के साथ मैं आपको लाया हूं इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाए मेरे साथ और आज की अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, केमी ऑस्मोटिक मॉडल पढ़ेंगे, एटीपी सिंथेसिस पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स पढ़ेंगे एंड अनकपलर्स को पढ़ेंगे। ये सभी कुछ पढ़ेंगे कैसे? प्रीवियस ईयर पेपर से पढ़ेंगे। हमने CSIR का कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन निकाल के लगाया है। कंसेप्ट फिर क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका साथ ही साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। चलिए गाइस स्टार्ट करें। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की, ये कहता क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। क्या करेगा ये प्रोसेस? ये प्रोसेस एटीपी बनाता है। कब? जब आपका इलेक्ट्रॉन्स NADH और FADH से क्रॉस करता हुआ वाया इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के सहारे चलता हुआ जब ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, तब हमारा ATP बन जाता है। ठीक, आशा करता हूँ सभी समझ पा रहे होंगे। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन करियर के सहारे, ये इलेक्ट्रॉन करियर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। मैंने फिगर में दिखा रखा है आपको, देखिए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, यहीं पे होता है कॉम्प्लेक्स 2, यहीं पर होता है। तो ये 4 प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन चेन इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या है? एम्बेडेड है। सबको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। देखो मैट्रिक्स से क्या होगा? NADH का यहाँ NADH जाएगा और कॉम्प्लेक्स 2 के पास FADH2 जाता है। ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स Q को डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा। NADH कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू जाएगा, Q को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। Q अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर करेगा। कॉम्प्लेक्स 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम C को ट्रांसफर करेगा और साइटोक्रोम C क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के प्रोसेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन निकाल करके माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देता है। कॉम्प्लेक्स आपका जो ये था यहाँ कॉम्प्लेक्स 3 दिखाया है। कॉम्प्लेक्स 3 आपका 4 प्रोटॉन पंप कर रहा है इसमें आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया से। कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है बेटा, याद रखिएगा। और ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये 2 प्रोटॉन्स आपका मैट्रिक्स से स्पेस में क्रिएट किया। तो आप क्या देख रहे हो कि कि प्रोटॉन मैट्रिक्स से स्पेस में जा रहा है, मतलब स्पेस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ते जा रही है। तो क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा। यहाँ क्या है? क्योंकि प्रोटॉन की कमी है बेटा, तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस कारण से यहाँ प्रोटॉन कमी है, इसलिए यहाँ pH हाई हो जाएगा और स्पेस में pH क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यह है केमी ऑस्मोटिक मॉडल। केमी ऑस्मोटिक मॉडल समझाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ साथ प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, और इन सभी के ट्रांसफर से हमारे पास क्या होता है? एक डेल्टा पीएच बनता है, दैट इज केमिकल पोटेंशियल जनरेट होगा और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। अभी आपको बताया था मैंने, ये कॉम्प्लेक्स 1 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसके एवज में मैट्रिक्स से स्पेस में 4 प्रोटॉन को भेज देता है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स 2 नहीं भेजेगा प्रोटॉन्स को। उसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स 3 देखेंगे, ये क्या करेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 3 ये भी आपका मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन निकाल करके स्पेस में भेज देगा। ठीक उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स 4 क्या करेगा बेटा? मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन निकाल करके आपके स्पेस में डाल देगा। इस तरीके से क्या होगा? स्पेस में आपका बहुत सारा प्रोटॉन्स आ गया तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से इसका pH जो होगा, मान लो pH X है
यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहाँ मान लो पीएच इसका y है, तो x का जो पीएच होगा y के पीएच से कम है बेटा। ठीक है, अब देखो चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन हुआ, और चार्ज के सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो गया। उसी प्रकार से पीएच का भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पीएच कम है, यहाँ पीएच ज्यादा है, उस कारण से क्या हुआ बेटा, केमिकल पोटेंशियल भी जनरेट हो गया। तो केमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों मिल करके क्या करेगा बेटा, आपका एक प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट करेगा, और इस प्रोटोन मोटिव फोर्स को इस्तेमाल करके वापस इस प्रोटोन को स्पेस से निकाल करके थ्रू एटीपी सिंथेस दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से निकाल करके मैट्रिक्स की तरफ भेजेगा। इस एवज में क्या होगा बेटा, एडीपी में पीआई जोड़ करके हम एटीपी बना देते हैं, और ये प्रोटीन, अब जो प्रोटोन जब आएगा तो इस वाटर का भी क्या, सॉरी इस ऑक्सीजन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के प्रोसेस में इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये पूरी की पूरी केमी ऑस्मोटिक मॉडल इस बात को समझा देता है। आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। सभी अटेम्प्ट करें सवाल को, देखें कैसे अटेम्प्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़िए आप लोग, क्या कहता है, कहता क्या है कि प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के, न्यूक्लिक एसिड जो बनता है प्रिकर्सर से, यानी इसका बायोसिंथेसिस हो रहा है, किसका, प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड का। तो इसके बायोसिंथेसिस में कहता क्या है, यहाँ एटीपी बनता है, NADH बनता है, NADPH बनता है, FADH2 बनता है। आप सभी बच्चे याद रखें, कहीं भी अगर बायोसिंथेसिस होता है तो NADH, NADPH, FADH तो बनेगा, लेकिन एटीपी कभी नहीं बनता है। स्टेटमेंट ए क्या है, गलत हो गया, ये गलत ही मांग रहे हैं। तो ऑप्शन 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 4 सही हो सकता है, 2 को काट दीजिए। आशा करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे। ठीक, अब चलते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ चलते हैं। बी क्या कहता है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन इन सेल्स डज नॉट डिपेंडेंट वेदर डेल्जी नॉट फॉर द रिएक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ाया हूँ एंजाइमोलॉजी में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, मान लेते ही आपको याद नहीं है तो नीचे बढ़िए एक और स्टेटमेंट देख लीजिए। कहता क्या है कि बोथ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड फोटोफास्फोराइलेशन, क्या किया, वाटर को ऑक्सीजन में तोड़ दिया। ये असत्य बात है बेटा, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन से वाटर बनता है, तो सी भी गलत हो गया। सी कहाँ कहाँ है, सी थर्ड में है, नहीं काट दीजिए ना बेटा, सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो 1 और 4 बच गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी अकेले कंट्रीब्यूट करता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स में, बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी आपको मैंने समझाया कि केमिकल पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दोनों ही आपका, ये मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, तो दोनों ही आपका प्रमोट करता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स के लिए। तो डी भी गलत हो गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ACD, 4th ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ आप एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स 4 था जिसको एटीपी सिंथेस कहते हैं। ठीक, तो आप देखिए ये पी साइड है, पी साइड मतलब पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव कहाँ था, आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में था। ये आपका मैट्रिक्स साइड है, यानी ये नेगेटिव साइड है। तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के नीचे क्या है, ये इनर में, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ जाओगे तो आउटर मेम्ब्रेन। देखोगे कि इनर मेम्ब्रेन में इस कॉम्प्लेक्स 4 जो एटीपी सिंथेस नाम है इसका, इसके इनर मेम्ब्रेन में क्या है बेटा, इसका इनर मेम्ब्रेन में F0 पार्टिकल एम्बेडेड है बेटा। ठीक ठीक, इस F0 पार्टिकल में क्या है, प्रोटॉन का चैनल्स है। और ये देखो बड़ा सा जो दिख रहा है आपको सिलिंड्रिकल शेप, ये क्या है बेटा, ये F1 पार्टिकल है। इसमें 3 अल्फा, 3 बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन होता है। याद रखना बेटा, यहाँ जो आपका बीटा यूनिट जो है, यही बीटा यूनिट क्या है, कैटालिटिक सेंटर है। मतलब इसी बीटा यूनिट पर, अगर इसी बीटा यूनिट पर क्या होता है, एडीपी और पीआई बाइंड करके एटीपी बना देते हैं। इसमें इतना ही आपको समझना है। यहाँ मैं एक चार्ट दिया हूँ कि एटीपी सिंथेस को कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो इनके जो इनको इनहिबिट करके एटीपी जो इनसे बन रहे थे उसको रोक देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, F1 पार्टिकल को एरोवर्टिन इनहिबिट कर सकता है, उसी प्रकार F0 पार्टिकल को ओलिगोमाइसिन, वेंट्रोसिडिन इनहिबिट कर सकता है, उसी प्रकार F0 को DCCD कर सकता है। ये याद रखिए बेटा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इसी के आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा
कि ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल क्या करता है, ये एक पाथवे है जो एनर्जी जनरेट करता है। उसी के संबंधित में 4 स्टेटमेंट ड्रॉ किए, चारों को चलो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेटिव स्टेट में रिलीज हुआ, कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में और साइट्रिक एसिड साइकिल में, तो ये क्या करता है, 10 NADH को बनाता है और 2 मोलिक्यूल FADH बनाता है। मान लीजिए आपको ये याद नहीं है, इसको छोड़ दो, इसमें वही बात कर रहा है, इसको छोड़ दो। CD देखो भैया, कोएंजाइम्स प्रोड्यूस्ड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अभी आपको बताया था ना कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में क्या होता है, उसी का ना पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। यहाँ पर जो आपके कोएंजाइम थे NADH एंड FADH2, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो बेटा, तो क्या किया आपने, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ना बेटा। तो ये स्टेटमेंट सी क्या है, सही हो गया आपका। तो सी सही है। सी कहाँ कहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, ए को कट कर दो। अब देखो डी में आपने ADP को PI में जोड़ा, ATP बनाया। कहाँ बना रहे हो ATP को, ये कहते हैं भाई साहब कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से बना रहे हैं। ये गलत बात है। हमने अभी भी कहा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से बनाते हैं। स्टेटमेंट डी क्या है, गलत हो गया। डी यहाँ है, काट दीजिए। अब आपके पास 2 और 4 यानी बी और ए में डिसीजन लेना है। तो ए स्टेटमेंट को देखोगे, आपको बता दें कि ग्लाइकोलिसिस में आपके पास 2 NADH बनता है, ठीक। अगर हम TCA साइकिल की बात करें तो कंप्लीट TCA साइकिल चलाओगे 2 बार तो 6 NADH बनेगा, 2 FADH2 बनेगा। और एक बात याद और करो, TCA में इंटर करने से पहले ग्लाइकोलिसिस का जो बना था प्रोडक्ट, क्या, पायरुवेट, ये पायरुवेट मैट्रिक्स में जाकर के क्या करता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, 2 NADH बनता है, तभी ना एसिटाइल कोए TCA में जाएगा। 2 NADH यहाँ, 6 यहाँ, 6 2 8, 2 यहाँ 10, 10 NADH का रहा है। स्टेटमेंट ए सही हो गया। तो ए और सी करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ सभी को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते, एंजॉय करते रहिए बेटा, बनाते रहिए, मजा आएगा आज। अब हम बात करते हैं इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो जब लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन की स्टडी की तो बहुत सारे इनहिबिटर्स को साथ में रख के स्टडी किया गया। इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को स्टॉप करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, प्लस ATP का सिंथेसिस भी हम स्टॉप कर देते हैं। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बंद हो जाता है। ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा बेटा। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। NADH से जाएगा कहाँ, कॉम्प्लेक्स 1 में जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 से जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 जाएगा। यही आपको बताया था ना। चलिए अब देखते हैं, NADH से जब इलेक्ट्रॉन Q में जाएगा तो यहीं पर इनहिबिटर बैठा हुआ है, एमाइटल एंड रोटेनॉन। ये करता क्या है, NADH-Q ऑक्सीडो रिडक्टेज को इनहिबिट करेगा। आप जैसे ही डालोगे रोटेनॉन ना, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, आपने इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और सेल्स में वाटर तो होते ही रहते हैं। पता है क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा नहीं तो यहीं पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होता है। जैसे कि H2O2 पेरोक्साइड हो गया, एक होता है सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। OH माइनस रेडिकल्स, ये सब क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये काफी सही के घातक होता है, यहाँ रोटेनॉल बनाता है। अब देखें सेकंड, यहाँ देखें साइटोक्रोम B से C1 में जाएगा तो एंटीमाइसिन A इसको इनहिबिट करता है। साइटोक्रोम AA3 से O2 जाएगा तो यहाँ एक एंजाइम है, उसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसको इनहिबिट करेगा। साइनाइड, कार्बोक्सिल और इसको कहते हैं एजाइड कहते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बात और, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचा, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। उसी प्रकार ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस्ड, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये रिड्यूस्ड है, ये ऑक्सीडाइज है। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ गया, ये ऑक्सीडाइज और ये सॉरी ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है बेटा। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं, यही बात मैंने यहाँ लिख दिया है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स दिखाया है, आपको स्लाइड में बता दिया है, यहाँ कुछ चार्ट देख लीजिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कौन इनहिबिट करता है, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। साइटोक्रोम B से C1 में जा रहा था, इसको एंटीमाइसिन A मायाथायोजोल करता है, सॉरी सिर्फ एंटीमाइसिन A करता है। मायाथायोजोल, रोटेनॉन, एमाइटल और पेरिस्टिडिन A ये करता क्या है, आयरन सल्फर से
यूबिक्विनोन तक के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर को बंद करता है, यानी यहाँ पर NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज को इनहिबिट कर रहा है, याद रखिएगा बेटा। उसी तरह अगर ये आपका प्लांट का याद रखना है, DCAMU भी प्लांट में PSU में इलेक्ट्रॉन को जाने से बंद कर देता है। इस बात को आप आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चंस। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है CSIR ने। CSIR ने कहा कि रोटेनॉन एक इनहिबिटर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, इसको मैंने डाल दिया सेल में, तो इससे जो इफेक्ट दिखा वो 4 इफेक्ट दिख रहा है। कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होगा और ATP ब्लॉक हो जाएगा। यही ना आपको बताया था, आंसर तो यहीं पे सही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनकपलर्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनकपलर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा अनकपलर्स क्या होता है। धैर्य रखिएगा, आराम से क्वेश्चन में जाइएगा। ये देखिए, आपको पता है जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा तो पूरा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब देखो, अनकपलर्स एक ऐसा एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होती है वह फास्फोराइलेशन से लिंक रहता है। तो फास्फोराइलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो लिंक है, इसी लिंक को अनकपलर्स तोड़ देता है। तो इसमें होता क्या है, जब लिंक को तोड़ेगा अनकपलर तो फास्फोराइलेशन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये जस्ट अपोजिट है इनहिबिटर्स का। इनहिबिटर्स करता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को भी बंद कर दिया, ATP सिंथेसिस को भी बंद कर दिया, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को भी बंद कर दिया। लेकिन अनकपलर्स सिर्फ फास्फोराइलेशन को ब्लॉक करेगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चलता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, देख लो यहाँ पर। अनकपलर्स लाइक FCCP, DNP, आइनोफोर्स, ये जो अनकपलर्स होते हैं ये लिपिड सॉल्वर होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये करेंगे क्या, ये आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। करते क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, तो इस इनर मेम्ब्रेन के सहारे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में घुस जाएंगे। कहाँ घुस जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में घुस जाएंगे। जब ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में घुस जाते हैं तो करते क्या है बेटा, यहाँ से कुछ प्रोटॉन चुरा करके वापस मैट्रिक्स में भेज दे रहे हैं। तो जब प्रोटॉन चुरा करके वापस मैट्रिक्स में भेज दिया तो क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन में डिसरप्शन कर दिया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि आपने प्रोटॉन को वापस मैट्रिक्स में भेज रहे हैं आप, तो इससे क्या हुआ, पीएच का भी सेपरेशन नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, पीएच का सेपरेशन नहीं हुआ तो इससे केमिकल पोटेंशियल भी डिस्टर्ब कर दिया। फाइनली आपने क्या किया, अनकपलर्स ने प्रोटॉन मोटिव फोर्स को ही डैमेज कर दिया, यानी सारा का सारा ऊर्जा यहीं पर खर्च कर दिया, तो पूरी की पूरी ऊर्जा हीट में निकल गई। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन आपने वापस मैट्रिक्स में लाया तो मैट्रिक्स में ऑक्सीजन है, प्रोटॉन से बाइंड करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का कंजम्पशन चालू रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ठीक रहा, बट ATP सिंथेस के द्वारा ATP का प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि प्रोटॉन है ही नहीं यहाँ पर कि वापस ATP सिंथेस के सारे मैट्रिक्स में आए। इस प्रोटॉन के मूवमेंट थ्रू ATP सिंथेस लोगों ने बंद कर दिया, तो ATP सिंथेसिस बंद हो गया। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। यहाँ मैंने कुछ अनकपलर्स लिया है, जैसे कि FCCP, DNP, ये हाइड्रोफोबिक प्रोटॉन कैरियर्स होता है। वोलिनोमाइसिन, ये आइनोफोर्स है, करता क्या है, ये भी स्पेस में घुस जाएगा, घुस करके प्रोटॉन को चुरा करके वापस मैट्रिक्स में भेज देता है, ये भी तोड़ देगा। थर्मोजेनिन, ये हीट प्रोड्यूस करता है, जो बच्चों में अनकपलर्स बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चों को हीट चाहिए होता है। ठीक, तो ये सारा अनकपलर्स है, फिर यहाँ पर याद रखिएगा, डायरेक्ट पेपर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा क्वेश्चन, इसी के आधारित पर देखिए बेटा, एंटीमाइसिन ए, अगर सभी को याद होगा तो मैंने क्या बताया था, ये साइटोक्रोम B से C1 में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है। जैसे A का 4 आपने पकड़ा, सेकंड ऑप्शन यही करेक्ट है, बाकी को देखना ही नहीं है, काम खत्म हो गया, कहानी फिनिश। ठीक, रोटेनॉन अब सब तो आपको याद है, सब तो बता ही दिए हैं आपको, तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सब आपको इफेक्टिव सवाल है, कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ एक चीज को पता करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है। इस सवाल को देखिए, सवाल में कहता क्या है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एक्सपेरिमेंट किया गया, किस स्टूडेंट ने किया, उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसके थ्रू ऑक्सीजन का कंजम्पशन के प्रोफाइल को स्टडी कर रहा है, यानी y एक्सिस पर ऑक्सीजन कंजम्पशन का डाल दिया, x पर टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन के कंजम्पशन को मॉनिटर किया जा रहा है।
तो क्या किया इसने, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पर कुछ यहाँ मॉलिक्यूल डाले हैं, और कौन कौन सा मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, चार्ट में दे दिया है 5 मॉलिक्यूल। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव मॉलिक्यूल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखो क्योंकि यहाँ होशियारी दिखाना है। यहाँ करा 1 का बी, देखो 1 का बी देखते हैं, 1 का बी मतलब अन का प्लस, अगर अन का प्लस यहाँ डालेंगे तो अभी बताया था अन का प्लस ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, तो अन का प्लस भी हो सकता है। 1 का ए, एडीपीपीआई भी डालो तो क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटीपी सिंथेसिस अगर हो रहा है तो इस सिंथेसिस के जरिए क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर चल रहा है। मतलब 1 का ए भी सही हो सकता है, दोनों सही हो सकता है। अब देखो 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 2 में क्या डाल रहा है, 2 में यहाँ डी डाल रहा है। दोनों देखो डी क्या है, साइनाइड। आपको पता है अगर हम ये 2 में डी है तो साइनाइड डालेंगे, पता है आपको ना कि साइनाइड करता क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से ऑक्सीजन की तरफ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बंद करता है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बंद हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन बंद हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर भी बंद हो गया, एटीपी भी बंद हो गया। ये भी सही हो सकता है। अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या डाल रहे हैं, ई डाल रहे हैं, सक्सिनेट। तो यहाँ सक्सिनेट डालने से ऑक्सीजन का कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इसलिए 1 लॉजिकली गलत हो गया। अब देखो 3 क्या देखते हैं, बाकी तो एक ही चीज, 3 क्या देखते हैं, सी दे रहा है, 3 में सी एटीपीएस इनहिबिटर। अगर यहाँ एटीपीएस इनहिबिटर डाल लोगे तो क्या होगा, एटीपी नहीं बनेगा। जब एटीपी बना ही नहीं तो यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब प्रोटॉन का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बंद हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ये भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ 3 का बी करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर अन का प्लस होगा, यहाँ एडीपीपीआई होगा, और 2 पर सी होगा, दैट इज आपका एटीपीएस इनहिबिटर्स होगा। आशा करता हूँ इस एक्सप्लेनेशन को समझ गए हुए। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देगा सीएसआईआर, नया पूछ देगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल क्लास चल रही थी जहां पर एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को लिया, उसमें एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, इन चारों मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में एटीपी की स्टडी हो रही है। कहता है इस चारों के प्रेजेंस में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके प्रेजेंस में एटीपी बनेगा। चलो स्टडी करते हैं। अगर ए डालते हो अन का प्लस, अभी बताया क्या करता है, अन का प्लस एटीपी सिंथेसिस बंद कर देता है, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, माइल्ड एसिडिफिकेशन ऑफ मीडियम। अगर मीडियम को थोड़ा सा एसिडिफाई कर दोगे, मतलब मान लिया रफ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का लिया, अगर मीडियम को चारों तरफ आपने प्रोटॉन डाल दिया, तो आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये परमेबल होता है, आराम से प्रोटॉन अंदर चला जाएगा। तो क्या करेगा, पीएमएफ आपका जनरेट कर देगा प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी बनता है, कर देगा। सी देखिए, ग्लूटेलोफेरॉन क्या करता है, दोनों मेम्ब्रेन को परमेलाइज कर देगा। अगर भैया ये इनर मेम्ब्रेन परमेलेबल नहीं होता है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर इनर मेम्ब्रेन परमेबल हो जाता है क्या होगा, यहाँ का प्रोटॉन मैट्रिक्स में भाग जाएगा, तो पीएमएफ को डिस्टर्ब कर देगा, एटीपी नहीं बनेगा। सी गलत हो गया। अब ये कहता है कि आउटर मेम्ब्रेन परमेबल H+ क्वेंचर एक एलिला मॉलिक्यूल्स है जो आउटर मेम्ब्रेन से स्पेस में घुस जा रहा है, जाकर के सारा प्रोटॉन को यहाँ पर चबा जा रहा है। जब प्रोटॉन ही खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनेगा नहीं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो डी भी गलत है। तो जब डी ही गलत हो गया तो सबसे प्रोबेबल आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त हुआ। अच्छा लगा हुआ एक सब्सक्राइब कर देना, और स्टे ट्यून्ड, मैं आगे और भी लेक्चर लेके आने वाला हूँ। मैं कुछ ऐसे टॉपिक को पकड़ूंगा जो सीएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उस पर सीएसआई ने फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा है। तो इंतजार कीजिएगा, मैं जरूर लेकर के आऊंगा। तभी के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।